अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की डील की बात हो रही है। आईएमएफ से डील होगी लेकिन बड़ी सख्त शराइत के ऊपर हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कितना बोझ आवाम के ऊपर डलता है, क्योंकि तमाम बोझ तो हमेशा आवाम ने ही बर्दाश्त किया। उसके अलावा यूएई ने $1 अरब बैंक में रखवाए हैं, जबकि सऊदी अरेबिया ने $2 अरब बैंक में, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाए हैं। उससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अवाम की कमर टूटती चली जा रही है। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है माहिर मुआशी उमूर शब्बर जैदी साहब को, जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं एफबीआर के, और उसके साथ साथ मौजूद है रज़ी खान साहब, जो कि माशी आमवर के माहिर भी हैं, और इसके अलावा वो सदर रह चुके हैं यूके पीसीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी। जबर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये जो आईएमएफ की डील हुई है, इसमें वज़ीर आज़म कहते हैं कि बहुत सख्त शराइत हमें माननी पड़ी हैं। तो उमरा को तो देखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सारा तर बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर आता है। तो ये सख्त शराइत क्या हैं, ये ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा और बताइएगा कि इन तमाम मामलात में आवाम को क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग थोड़ी सी पोजीशन को समझने की कोशिश नहीं करते रिगार्डिंग आईएमएफ की। कोई शराइत नहीं होती हैं। आईएमएफ के कुछ उसूल होते हैं। वो उसूल ये होते हैं कि मैं उसूल बयान कर देता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। उसूल ये हैं कि आपको टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना है। उसूल ये है कि आपको डिस्काउंट रेट को बढ़ाना है। उसूल ये है कि आपको एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट रखना है, कंट्रोल नहीं करना। उसूल ये है कि आप सब्सिडीज़ को टारगेटेड देंगे, नॉन टारगेटेड सब्सिडी नहीं देंगे। अब ये चारों उसूल जो हैं, इनमें कोई ख़बाहत नहीं है, ये बिल्कुल सही उसूल हैं। मगर मसला हमारा ये होता है कि हम इन चारों उसूलों को जब अप्लाई करते हैं तो हम गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। हम टैक्स की बेस को नहीं बढ़ा पाते, बल्कि हम उन्हीं लोगों पर टैक्स लगा देते हैं जिन पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। जब आप हमें कहते हैं कि आप करेंसी को मैनेज करें, नहीं करें, तो फिर हमारे यहाँ हवाला और गोल्ड इंपोर्ट और चीज़ चलती रहती हैं। तो जो कुछ आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी जो सख्तियाँ होती हैं, वो तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जो उसका पॉजिटिव होता है वो हमें कभी नहीं मिलता। तो इसलिए जितने भी आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान में आज तक आए हैं, वो हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात लाते हैं एज अ पार्ट ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इसके दो एस्पेक्ट हैं। तो जो आईएमएफ का जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए पॉजिटिव है इसका कि जो हमारा इमीडिएट डिफ़ॉल्ट जुलाई में आने वाला था वो ख़त्म हो गया है, और हम शायद अभी अपनी पेमेंट दिसंबर तक कर सकेंगे। दिसंबर के बाद क्या पोजीशन होगी उसके बारे में हम कोई हतमी पोजीशन आज नहीं दे सकते। अच्छा रज़ी खान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह शब्बर जैदी साहब ने निशानदेही की टैक्स कलेक्शन, पाकिस्तान में जो मुआशी हालात है, असल में हम तो सिंपल लफ्ज़ों में बात करना चाहेंगे ताकि एक आम आवाम को ये मामला समझ आ सके। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना लोन मिल गया, कितने अरसे के लिए मिल गया। वो तो देखता है कि मेरी दिहाड़ी कितनी लग रही है, मुझे सैलरी क्या मिल रही है, और उसमें मैं अपने बीवी बच्चों का गुजारा किस तरह करूँ। तो ये मुआशी हालात पाकिस्तान में बेहतर किस तरह हो सकते हैं? जी रज़ी खान साहब। नसीम साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपने पूछी हैं और बात की है। इसमें बेसिक चीज आपको समझनी होगी। बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान की आमदन और खर्चे में देयर इज अ डिफरेंस। उस डिफरेंस की वजह से हमारी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और उस फर्क को आपने कहीं ना कहीं से जो है उसको ब्रिज करना होता है। और आज तक ये होता चला आया है पाकिस्तान में कि हम जो है वो डिपेंड करते हैं अपने एक्सटीरियर हालात से। हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, हम दुआ करते हैं लड़ाई झगड़ा हो, कुछ हो, इलाके में जो है वो इम्बैलेंस हो, ताकि हमारे पास इनफ्लो ऑफ डॉलर्स आ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट आज तक मेरे ख्याल में सिवाय चंद सालों के अलावा हम कभी पॉजिटिव में नहीं आए। हमेशा होता ये रहा है कि हमारे पास जो पैसे आते हैं और पैसे जो है हमारे पास से एक्सपोर्ट होती है,
उनका आपस में जो है वो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाई। और चूंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस ये है कि आपके जो रेमिटेंस होती है, चूंकि वो बैलेंस नहीं होती, वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू टेक लोन्स टू ब्रिज इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर चलता चला जाता है। और उसकी वजह से, और चूंकि हमारी इकोनॉमी जो है इज नॉट इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, इज अ ट्रेडिंग बेस्ड इकोनॉमी। अभी जो है एक वक्त के बाद से मेरे ख्याल में शबर साहब जो है, आई एम श्योर दैट वेल ही वाज इन्वॉल्व एट द टाइम विद द गवर्नमेंट एज वेल। हमारा क्या हुआ है कि हमने 71 के बाद से हम कभी भी इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में नहीं रह सके। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन की वजह से आपका डॉलर रेट बढ़ता है, डॉलर रेट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो तनख्वाहदार तबका है वो जो है वो सफर करता रहता है। और जैसे शफा साहब जी ने जी, पहले फरमाया, बिल्कुल रजी साहब, आपने सही कहा। तनख्वाहदार तबका और जो दिहाड़ीदार है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। शबर सैदी साहब, मैंने आवाज़ का शायद कोई मसला हो गया था, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि माशाल्लाह आपका इतना तजुर्बा है, आपने जब भी मुआशी अमूर के ऊपर कोई भी सजेशन दी है उसकी बड़ी पजीराई हुई है। देखिए, हम अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो गरीब आदमी को कोई कंसर्न नहीं है कि कितनी परसेंटेज पे लोन मिला है, किस मुल्क ने जो है वो पैसे रखने के लिए स्टेट बैंक में दिए। वो तो ये चाहता है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो उसके बच्चों की 2 वक्त की रोटी है, वो उसे सुकून से मिले। तो आप क्या सजेशंस देंगे? और जैसे कि आप चेयरमैन एफबीआर रह चुके हैं, तो किस तरह टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है? देखिए, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने से कोई पाकिस्तान के लोगों की मईशत तो सही नहीं होगी, मगर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए आपको पूरा सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और जो सेक्टर टैक्स नहीं देते उनको टैक्स पे लाना पड़ेगा। और ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं है। पाकिस्तान की जो रियासत है उन्होंने ख़ुद इतनी कमज़ोरी दिखाई है कि वो टैक्स नहीं लेना चाहते, तो इसलिए ये है। मगर ये कोई टैक्स कलेक्शन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको 2 जुमले में आंसर दे सकूँ। चलें, ये बताइए कि पाकिस्तान की इकॉनमी, मतलब इसमें जो और फैक्टर्स हैं कि एक्सपोर्ट बेहतर की जाए, रेमिटेंसेस बेहतर की जाए, या एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी जाए, तो हमें सोल्यूशन तो आप कम से कम बता सकते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है जिसके ऊपर अगर हुकूमत अमल करे तो पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में या और प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी माशी तौर पर बेहतर होगी, तो वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं जानता। अब हमारा जो इस ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की माशी हालात मज़ीद ख़राब नहीं हो। आप ये अगर एज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों की माशी हालात बेहतर हो जाएगी, तो उसका मतलब है आपको पाकिस्तान के माशी हालात का अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान के माशी हालात आज बिल्कुल तबाही की नहज पर है। अब हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के माशी हालात मज़ीद ख़राब नहीं हो। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भलाई आ जाएगी आइंदा दिनों में, या IMF से कोई चीज़ आ जाएगी, तो फिर आपको ये पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं अंदाज़ा। पाकिस्तान में जो कुछ भी आपने पिछले 75 साल में किया है, जो बोया है, आप उसका आज काट रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते में चलाना है तो आपको 10 साल तक बड़ी सख्त इकनॉमिक पॉलिसियाँ लानी पड़ेंगी, और उसमें बार बार की इंटरफेरेंस और ये बार बार चेंजेस ख़त्म करनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान को एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये अवाम के लिए कोई सलूशन मुझे अभी अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा है। रज़ी खान साहब, जिस तरह शबर जैदी साहब ने कहा कि 75 साल से जो है मुआशी हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि आज जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं कि IMF से लोन मिल गया, हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, तो क्या इससे आने वाले दिनों में जो है क्या हमारी डायरेक्शन सही सिमत में है कि हम मंजिल पा सकें? पहली चीज तो नसीम साहब आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लोन का हम करेंगे क्या, जो पैसे आए हैं उसका क्या होगा। जो जैसे शब्बा साहब ने कहा कि डिफॉल्ट जो है वो डिले हो जाएगा। असल चीज तो ये है कि आपके पास पैसे आ गए, अब आपने उस पैसे का क्या इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे जो है एक गले के ऊपर एक तलवार लटक रही है, तो हमने पहली कोशिश हमारी होती है कि हम डिफॉल्ट से बच जाए। अगेन आई वुड से कि अगर आप इन पैसों का अगले 10 साल के लिए एक सही सिमत अपनी जो है
वो डिटरमिन नहीं करते, एक रोड मैप नहीं बनाते, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर जो है आपका जुडिशरी से लेके और ऑपोजिशन तक उसके अंदर शामिल होते हैं। एक आपका इकोनॉमिक रोड मैप बनता है और आप उसको 10 साल उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तब आप इस हालत में पहुंचते हैं कि आप सर्वाइवल की हालत में आ जाएं। वरना ये जो एक रिगमारोल है, जिस तरह ये चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा कि पैसे आएंगे, हम जो है डिफॉल्ट से बच जाएंगे, हम शोर मचाते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा, वो पैसे आते हैं, हम डिफॉल्ट से बच जाते हैं, कर्जा और बढ़ जाता है। अगर शबल साहब विल सब्सटेंशिएट कि इस वक्त ये पहला साल है बजट में जबकि आपकी इंटरेस्ट और डेट फाइनेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है इन रेवेन्यू उससे ज्यादा है। तो आप ये मुझे बताएं कि आप डेवलपमेंट कहां से कर लेंगे, आप जो है बाकी अपने खर्चे जो है, जो कि पेंशन और इसके अलावा जो है डिफेंस और इसके खर्चे आप कहां से पूरे करेंगे? आपके पास तो पैसा ही नहीं है कि उसको पूरा कर सके। तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक्सपोर्ट और आपके जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी रेमिटेंस जो है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और ये अय्याशियां खत्म करनी पड़ेंगी। हमारे जो एक कमर्शियल काउंसलर्स बैठे हुए हैं सारी दुनिया के अंदर, वो सिवाय ये है कि प्रोटोकॉल ड्यूटीज के अलावा दे डोंट डू एनीथिंग। खान साहब, ये सो जो आपने आपको एक अय्याशियों वाली बड़ा बात की है, रज़ी खान साहब, अय्याशियों वाली बात की है, तो अंदरूने मुल्क भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ, तो फिर मैं इसी पे आपसे बात करूँ। वेलकम बैक। अच्छा रज़ी खान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया था कि बड़े अल्ले तल्ले हैं, अय्याशियाँ हैं फ़ॉरेन मिशंस में, चले फ़ॉरेन मिशंस में तो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो आपने देखा कि जिस तरह एक फ़ौज ज़फ़र मौज मिनिस्टर्स की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई हुई, तकरीबन 85 से ज़्यादा उनकी तादाद है। और उसके अलावा आप देखें कि एमएनएज़ वगैरह को आजकल बजट भी दिए जा रहे हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं और ये किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको बजट देखना पड़ेगा। ये इतने जो है अलल्ले तलल्ले से फर्क तो पड़ता है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोई एक बहुत मेजर एक्सपेंस नहीं है। आपको जो है मेजर इश्यूज को देखना होगा। मेजर इशू में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है, जिस तरह की बात हो रही थी कि जब तक आपका फॉरेन करेंसी जो है वो रेट आपका स्टेबल नहीं होता, कोई भी आपकी इंडस्ट्री जो है वो प्लान नहीं कर सकती। तो यस, अलल्ले तलल्ले से जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन आपको बेसिक इस्लाहात करनी होंगी। अच्छा, बेसिक इस्लाहात दो तरीके से होंगी। एक तो होगी गवर्नमेंट के साइड के ऊपर। गवर्नमेंट की साइड के ऊपर ये है कि आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है और इसी तरह फॉरेन जो आपके वर्कर्स हैं उनको एक प्रायोरिटी आपको लेकर चलनी पड़ेगी। उसके लिए उसको एक प्रायोरिटी जो है उसकी आप पॉलिसीज बनाएंगे। उन पॉलिसीज में सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको आप ना तो इज्जत देते हैं, ना ही उनके लिए आपने कोई फैसिलिटीज यहाँ पे कायम की हैं। आप देखें कि जिस वक्त एक वक्त में थोड़ा सा वर्कर्स को या फॉरेन जो पाकिस्तानीज थे उनको थोड़ी सी आपने एक हैसियत दी इन इन द मिशनरी, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई। आप उनको अगर फैसिलिटाइज करें कि वो अपने पैसे जो हैं वो लीगल चैनल्स के थ्रू भेजें, तो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। सेकेंडली, आपको अपनी रज़ी खान साहब एक्सपोर्ट बताइएगा, पॉलिसीज जो हैं। रज़ी खान साहब, क्या क्या जी, इकदामात हैं जो हुकूमत करे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए या फ़ॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस मुल्क के अंदर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली इन टूरिज़म। तो सजेशंस क्या हैं कि हुकूमत क्या करे जिसकी वजह से बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन चाहिए होती है फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी चीज जो है उसे ये होता है कि जो वो पैसे लेके आ रहा है
उसके पैसे जो हैं इन्फ्लेशन की वजह से या फॉरेन जो है क्योंकि होता क्या है कि एक बाहर से इन्वेस्टर पैसे लेके आता है, डॉलर्स में लेके आता है, उसने यहाँ पे पैसा लगाया, उससे उसने जो है काम करना शुरू किया। अब वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि चूंकि आपकी इकोनॉमी ट्रेडिंग बेस्ड है, उसकी वजह से आपका डॉलर का रेट जो होता है वो डॉलर बढ़ता चला जाता है, रुपया नीचे से नीचे आता जाता है। और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरी तो चूंकि काफी इन्वेस्टर्स से बात होती है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू टेक द मनी आउट ऑफ द कंट्री, तो वो जितने लेके आए थे उसका वो चौथाई भी नहीं रहता। सो आपको जो है पहली चीज तो ये है कि उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना फॉरेन करेंसी जो है उसको स्टेबल करना पड़ेगा। उसका स्टेबल करने का तरीका ये है कि आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म फाइनेंस देना होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना होगा, आपको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है बढ़ाना होगा, और इसके अलावा जो है आपको वो तमाम चीजें देखनी होंगी कि अदालतों में कोई ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर उनका फैसला जो है वो एक सर्टेन पीरियड में 180 दिन में आ जाए, 360 दिन में आ जाए, उनकी तारीखें ना बढ़ती रहें। प्लस ये है कि वज़ीर खान साहब, आपने जी, बिल्कुल सही बात की। मतलब हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम तो सबके सामने, पता नहीं दुनिया में जो 160वें नंबर पे शायद आता है, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता तभी इन्वेस्टर भी यहाँ पे नहीं आता। आपने यहाँ पे बात की थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसके पैसे आधे या उससे भी कम रह जाते हैं। तो ये जो डॉलर के बारे में अक्सर वज़ीर ख़जाना, भले वो पीटीआई दौर के हों, भले वो मौजूदा हुकूमत के हों, बड़े आराम से कह देते हैं कि जी डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाता है। तो ये जो स्मगल हो जाता है किसने रोकना है? अगर कोई एक आम आदमी एयरपोर्ट पे कोई टॉफ़ियों के, चॉकलेट्स के पैकेट कोई तादाद से ज़्यादा बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए ले आता है तो उस पर तो उनको रोक लिया जाता है। लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे जो स्मगलिंग होती है डॉलर की, तो उसका फिर ज़िम्मेदार कौन हुआ? देखिए जिम्मेदार, अभी बड़ी अच्छी आपने बात की कि या पीटीआई हो या पीएमएलएन हो या किसी और की गवर्नमेंट हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इवन पीटीआई की गवर्नमेंट में भी जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर आता है तो उसकी पॉलिसी जो होती है वो अलग होती है। असद उमर साहब आए तो उनकी पॉलिसी अलग थी, उसके बाद शेख साहब, हफीज शेख साहब आए तो उनकी पॉलिसी अलग थी, शौकत तरीन साहब आए उनकी पॉलिसी अलग थी। एक्चुअली हो ये रहा है कि इसी तरह आपके मौजूदा पीएमएलएन में मिफ्ता साहब वाज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड ये है कि हमारे जो इस वक्त मौजूदा हैं डार साहब, उनकी एक डिफरेंट डायरेक्शन है। अब जब ये खींचातानी और हो ये रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में आप जब चलते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि स्टेट की रिट कमजोर हो जाती है। आप जो है स्टेट का वो ये कह लें कि उसकी हैसियत वो नहीं रहती कि वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। सो उसकी वजह से होता यह है कि जो है आप एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि फलाने की वजह से ये हो गया, फलाने की वजह से ये हो गया, लेकिन हमारा बेसिक निज़ाम जो है उसको हमने आज तक कोई एक रोड मैप ऐसा नहीं है कि जिसको हमने फॉलो किया हो और फॉलो करके उसके ऊपर जो है अमल दरामद हुआ हो। अच्छा, और ये जब अमल जो दरामद आपने नहीं हो, कंटिन्यूटी की बात की है, मुझे यहाँ पे एक बात जो मुझे समझ आ रही है, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि जिस तरह हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब थे और उन्होंने शायद कोई देर की आईएमएफ के साथ मुआहिदा करने में, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसके बाद भी उनके वज़ीर ख़जाना तब्दील होते रहे। इसी तरह जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए शुरू में, ये जो हमारी पीडीएम की हुकूमत थी, इन्होंने कोशिश ये कर रहे थे, बड़े एक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन इनको कुछ पीछे धकेला गया क्योंकि डेफिनेटली इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। दूसरी जो वजह मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, आज कोई वज़ीर ख़जाना है, कल कोई वज़ीर ख़जाना है, और उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कितनी देर रहना है। और यही चीज़ जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टर या फ़ॉरेन लेंडर के जहन में भी होती है कि अगर ये आज असद उमर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, तो मुझे तो यकीन ही नहीं कि ये कल अपनी पोस्ट पे होगा भी तो नहीं होगा। तो ये जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, और हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में हुकूमतें तब्दील होती हैं, आना जाना लगा रहता है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम और मौशी मामलात पर? देखिए जब लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वो दुकान नहीं चलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि जो है शॉर्ट टर्म फैसले करते रहें और हर रोज जो है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक
आप जो है फैसलों को चेंज करते रहें और आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहें। एक जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आता है, उसके जहन में 10 से 25 साल होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पहले साल में आके वो फीजिबल नहीं हो सकती। प्रोडक्ट जो है वो फीजिबल होती है 3 से 5 साल के अंदर, उसके बाद उसने कम से कम 5 से 10 साल उससे कमाना भी है। तो अगर आप ये डे टू डे पॉलिसीज चेंज करते रहेंगे तो उसके बाद इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो तो बड़ी एक क्लियर सी चीज है। और उसकी वजह से अगर आप ये समझते हैं कि लोग आ जाएंगे पाकिस्तान में, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें जो है अनटिल अनलेस, देखें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसके अंदर हमारा जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो है आर्मी भी स्टेक होल्डर है, हमारी जुडिशरी भी स्टेक होल्डर है। जब तक एक मिल के 10 साल का प्लान आप नहीं बनाएंगे, ये चीजें आपको फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके मुल्क में जो है कोई पैसा नहीं लगाएगा और कोई जीडीपी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम जो है ज्यादा पैसा जो लगाते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, क्योंकि हम 5-5 साल के लिए आते हैं, कोशिश होती है कि उस 5 साल में या 3 साल में या 5-4 साल में हम कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दे जाएं जिससे कि लोग देख सकें। ये कोई नहीं देखता कि मुल्क का बेनिफिट क्या है, ये कोई नहीं देखता कि उससे जीडीपी हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है। सो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर उसमें जो है जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही दूसरी कहा, चीज ये हुकूमतें आती हैं 5 साल के लिए, लेकिन हुकूमतों को तो 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए जाते। जिस तरह हमने देखा कि 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो वहाँ पे भी वज़ीर आज़म पर इतना प्रेशर रहा सिर्फ एक ख़त निकले के लिए, लेकिन पता नहीं वो ख़त लिखा गया या वो जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसे थे वो पाकिस्तान वापस आए भी या नहीं आए। उसके बाद जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो पनामा का एक टोकरा जो है वो खोल दिया गया और उससे नवाज शरीफ साहब को नाहल किया, इनके सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। 6 साल से 8 साल से ये रोते रहे कि एक बंदा करप्ट है, उसने इतने पैसे अपना गबन किए हैं या लंदन में जायदादें बनाई हैं, और आज आवाम को बताया जाता है कि जी वो सब केसेस गलत है। तो इस तरह की भी मेरे ख्याल से जो मामलात हैं इनको भी देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी मुल्क में लानी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो फिर दूसरे उन्वानात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा रज़ी ख़ान साहब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ना कोई सिंपल अल्फाज के अंदर गुफ्तगू करें ताकि हमारी आम आवाम को समझ सके, क्योंकि आम आवाम को जब बताया जाता है कि ये अपना बैंक रेट है या इतने % पे लोन मिला है, शायद उनको ये समझ नहीं आती। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर अमल किया जाए या बताया जाए आवाम को कि किस तरह मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बहुत होती है। एक तो महंगाई तो होती है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी चीनी की, आटे की और स्मगल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटे छोटे कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको हम करना शुरू करें तो जिससे हमारे पाकिस्तान में गरीब आवाम को कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके? नसीम साहब, बात यह है कि जिस तरह पहले भी बात हो रही थी और मैं उसमें जो है चूंकि ब्रेक से पहले बात हुई, हुकूमतें चोर चोर के नारों पर नहीं चलती, हुकूमतें चलती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी से। और ये चीज जो है ये अवाम को समझाने की जरूरत है। हो ये रहा है कि पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो अपने फैसले इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं कर रही, बल्कि इलेक्शन जीतने की रीजन से करती है। हमारे जो है मुल्क के लिए फैसले नहीं है। 75 साल में हमारी मेंटेलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है इस चीज के ऊपर कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हमारी सोच इससे आगे नहीं जा रही। हम जो है मुल्क के लिए, चाहे वो ये कह लिए कि टॉप क्लास हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, हम इससे बाहर नहीं आ सकते। मैं मेरी बीवी और बच्चे से, और सारा कुछ निज़ाम जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। जब तक कि आपकी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं होती,
जब तक मैं आपसे कोई चीज़ लेने जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि जनाब मुझे जो है इसकी रसीद भी चाहिए होगी, मैं जो हूँ अगर कोई काम कर रहा हूँ और ये मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर कोई कचरा फेंक रहा है, तो जब तक मैं उसको मना नहीं करूँगा, अपने इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें अपने बेसिक जो है अवाम के ज़हन में ये डालना पड़ेगा कि मुल्क हमारी एक प्रायोरिटी है। अब इस वक्त जो है, जो मैं ज़ाती तौर के ऊपर, अब आपने चूंकि अवाम की बात की है, इस वक्त जो है जो इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं इन्फ्लेशन रोकने की वजह से, वो एक डबल सोर्ट इफेक्ट है कि एक साइड के ऊपर जो है वो जरूर इन्फ्लेशन को कम कर रहा है, लेकिन साथ में जो है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको वो इफेक्ट कर रहा है। तो अवाम के लिए पहली चीज तो ये जरूरी है कि आप अवाम के लिए रोजगार फराहम करें, और रोजगार के लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पे बजाय इसके कि आप ट्रेडिंग सिस्टम में रहें, पैसे जो है वो लोग जमीनों में लगाएं, उनको आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज में लगाना पड़ेगा। लोगों को ये आपको समझाना पड़ेगा, उनको उनके लिए आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे कि वो अपना जो है वो कारोबार में अपने कारोबार शुरू कर सकें, अपने कारोबार से वो पैसे अच्छा, कमाएं। आप अपना बांग्लादेश का एक, रज़ी खान जी साहब, सॉरी, आपने जिस तरह यहाँ बात की, मुझे एक बात याद आ गई कि बहुत सारे इस तरह किए जाते हैं कि किसानों को फलां फैसिलिटीज़ दी जा रही है, इतने अरब रुपए दे दिए गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में गरीबों को इतने अरब रुपए दे दिए गए, लेकिन क्या ये चीज़ें आवाम तक पहुँचती भी हैं? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शायद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, हमारे कराची में भी साहिल समुंदर है। तो क्या इस किस्म की टूरिज़्म में बेहतरी लाने की कोशिश की जाए, जिससे एक तो टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, और डेफिनेटली जब टूरिस्ट पाकिस्तान आएगा तो अपनी जेब में डॉलर, पाउंड्स, रियाल डाल के लाएगा और पाकिस्तान में खर्चेगा, तो वहाँ पे आपकी शायद कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, एक्सपोर्ट्स में जाना है, तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान का सिस्टम टूरिज़्म का बेहतर कर लें, बेहतर इंतज़ामात कर लें और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, सिक्योरिटी के हालात बेहतर बना लें, तो शायद आपको बड़े आसान तरीके से पाकिस्तान में डॉलर्स आना शुरू हो जाए। नजीर साहब, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात की। बेसिकली तो मैं ये समझता हूं कि उससे हम आवाम को बेकारी बना रहे हैं। आप लोगों में मेहनत करने की ये कह लें कि आदत के बजाय आप हाथ फैलाने का जो है उन्हें जरिया बना रहे हैं। आपसे हम हमारे साथ ही था ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। आप उन्हीं का मॉडल स्टडी कर लें कि उन्होंने अपने अवाम के साथ क्या किया है, अवाम को किस तरह खुशहाल बनाया है, ठीक है। और हमसे वो इकोनॉमिकली अब बहुत आगे चले गए हैं। द रीजन बीइंग कि आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो पॉलिटिकल है। आप ये चाहते हैं कि लोगों को मुफ्त दे के, पैसे देकर आप उनके वोट खरीद लें। आपको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। आपको वही पैसा जो है, आपको कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, जिससे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान आता है तो कम से कम $1000-2000 खर्च करके जाता है। अगर आप वही बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल बना के, ग्रुप ऑफ वुमेन बना के, उनको आप एडवांस करें कि वो जो है वो अपने कारोबार एस्टेब्लिश कर सकें विद उनको एक आप एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी फैसिलिटी दें कि वो एडवाइस उन्हें करे कि ये, क्योंकि पैसे वापस उनके पास, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पैसा क्यों नहीं ले पाते बैंकों से, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती। गरीब आदमी का सिक्योरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप गरीब आदमियों के लिए ही 2 या 3 औरतों का एक क्लब बना के उन्हें इकट्ठे पैसे दें, तो एक औरत दूसरी औरत के ऊपर चेक होगी कि टू पे द मनी बैक। आपको कोई बड़े पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब तक इस लाइन पे सोचेंगे नहीं, प्लान नहीं करेंगे, आपको, आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट बनता है गवर्नमेंट का जो कि कहलाता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड फाइनेंस, SMTF। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वो डॉक्यूमेंट बनता है 4 साल के लिए, हुकूमत बनाती है हर 4 साल पे। बहुत अच्छी बातें होती हैं, ये नहीं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है। लेकिन जब उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करें, मैंने एक एक्सरसाइज की थी और ये है कि शब्बर
को मालूम है कि उसमें हमने इकट्ठे जो भी कुछ चीज़ों पे काम किया था, तो उसमें पता ये चला कि उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 3% है। 4 साल में 3% इम्प्लीमेंटेशन है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सियासत से बाहर नहीं आ पा रहे और हम मुल्क को प्रायोरिटी नहीं बना रहे। गरीब आदमी को अगर आप समझाएंगे, बताएंगे, उसकी जो है इनकम बढ़ाने की बात करेंगे कि ये तरीके हैं जिससे आपकी जो है इनकम बढ़ सकती है। अच्छा रज़ी खान साहब, ये बताइएगा कि चले तमाम मामलात हमने डिस्कस कर लिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह हम जो मामलात हैं इनको दुरुस्त कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरे ख्याल में जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर के लिए, वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो यील्ड है, यानी बॉर्डर से यहाँ इधर की यील्ड जो है बॉर्डर के उधर की यील्ड से तकरीबन 30% कम है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे यहाँ ना तो सीड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो सका, ना ही जो है हमने मॉडर्न जो फैसिलिटीज हैं उनको अडॉप्ट किया ऑफ फार्मिंग। तो सबसे पहले तो बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमें अपनी जो है पैदावार जो है उसे एक्सपोर्ट करना है, उसको बेहतर करना है। उसके बाद उसके लिए फैसिलिटीज बनानी है। तकरीबन कोई 35% सब्जियां आपकी खराब होके फेंकी जाती हैं, जो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 35 से, टू बी मोर एग्जैक्ट 36.7% जो है उनको फेंक दिया जाता है क्योंकि वो खराब हो जाती हैं, पेरिशेबल। तो सबसे पहले तो आपने उनको बचाना है, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी बनानी है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपको जो है एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको दो साइड से काम करना होगा। एक गवर्नमेंट की साइड से काम करना होगा, एक आपने प्राइवेट सेक्टर की साइड से काम करना होगा। गवर्नमेंट की साइड से आपने जो है उनका एक्सपोर्टर्स का या एक्सपोर्ट मार्केट का ये देखना होगा कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही लेकिन रज़ी खान साहब, यहाँ पे आप मुझे रज़ी खान साहब ये बताइए कि जिस मुल्क जी में बिजली इतनी महंगी होगी, वहाँ पे कौन इंडस्ट्री लगाएगा और वो बिजली के बिल पे करेगा या अपने तमाम बाकी मामलात को लेके आएगा। तो ये तमाम चीज़ें मतलब सब्सिडीज़ देनी चाहिए, तो इस तरह के मामलात में देनी चाहिए जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, आपकी आवाम को रोज़गार मिल सके और बेहतर एक्सपोर्ट हो सके। देखिए, मेरे ख्याल में सब्सिडी देना जो है, अगेन वो आप पाईजान बनाने वाली बात है। इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, सीमेंट इंडस्ट्री काफी ह्यूज है, लेकिन आप ये देखें कि उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने सोलर के ऊपर अपने यूनिट्स को जो है वो कन्वर्ट किया है। अगर आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है वेस्टवे वाले हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जब क्लिन होती है, जब उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो तो उन्होंने जरूर ये कह लें कि वो ऑयल के ऊपर उसको जो है वो स्टार्ट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मशीनरी जो होती है, जोर जो होता है वो आपको जनरेटर पे चाहिए होता है, लेकिन वंस इट स्टार्ट्स इट गोज ऑन सोलर। तो आपको जो है मुल्क में हम बिजली जो है हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीका क्या है कि हमारे नेशनल एक्सचेकर पे वो बोझ भी ना हो। आपके पास सूरज जो है बेतहाशा अवेलेबल है, आप क्यों उसके अंदर जो है वो लोगों को रियायती उसके ऊपर लोन नहीं देते कि वो अपने आप को सोलराइज कर सके? ठीक है, आपने अपने हालात में देखना है कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम वही सब्सिडी का पैसा जो है अगर आप उनको सोलर लगाकर उनसे 5 साल में रिकवर कर ले तो हर मैन्युफैक्चरर बड़ी खुशी खुशी कर लेगा। बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप तो सिर्फ जो है वो एक ही, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वी आर नॉट विलिंग टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग। तो बात यह है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। आपको जो है एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना है, उसे आपने एक्सपोर्ट रिबेट देना है, क्योंकि वजह यह है कि क्योंकि हमारा डॉलर जो है वो रोज बरोज महंगा होता चला जाता है, उसका रॉ मटेरियल जो है वो रोज बरोज महंगा होता है, तो उसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकती। सो डॉलर रोज़ यू बरोज़ हैव बढ़ता टू चला जाता है। जब डॉलर की प्राइस
फ्लक्चुएट इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में करती है, तो अगर एक एक्सपोर्टर है और उसने एक हुजूम के मुताबिक एक सौदा कर लिया है, तो अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो वो तो फिर नुकसान में नहीं चला जाएगा? नहीं, उसको फायदा होता है, बाय द वे एक्सपोर्टर को फायदा होता है, क्योंकि चीज ये है कि अगर आज उसका जो है वो, फर्ज कीजिए, क्योंकि माल आपका पहले बनता है, उसको आपने लोकल करेंसी में खरीदा होता है, और ये है कि बाद में रेमिटेंस आते आते जो है वो डॉलर महंगा हो जाता है, तो उसको जो है, अगर फर्ज कीजिए कि उसको जो है $1 की जगह यहाँ पे पाकिस्तान में जो था वो 200 रुपए मिलने थे, तो अब उसको जो है 290 मिल जाते हैं। और इसी वजह से बहुत से एक्सपोर्टर्स जो हैं उसको आप डिस्करेज करें ना, कि बहुत से एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने पैसे बाहर रोक लेते हैं। आप उसमें स्लैब बना दें कि जनाब अगर आपका जो है 1 महीने में रेमिटेंस आ गई, तो ये है कि आपको जो है कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर आपकी 1 महीने के बाद 6 महीने में आती है तो आपने 1% टैक्स देना है, साल में आती है तो आपने 5% टैक्स देना है। आप उसमें स्लैब्स बना दें ताकि जो है एक बाहर होर्डिंग का जो है वो ये कह लें कि लोगों का जो ट्रेंड है वो खत्म हो जाए। रज़ी खान साहब, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, आपका बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बात यह है कि हालात मुल्क के मौशी किस भी किस्म के हों, लेकिन आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से सिर्फ अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाती है, अपने बच्चों की फ़ीस देती है या अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान के मौशी हालात को बेहतर कर सकें। और अगर बेहतरी आएगी, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतर आएगी, तो फिर कुछ ना कुछ मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, आवाम खुशहाल हो सकती है। सिर्फ आवाम इसलिए नहीं है कि आप उनके पास आएँ, 5 साल के बाद उनसे वोट लें, वोट लेके असेंबली में चले जाएँ, असेंबली में जाके अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भेजें, अपने आलीशान महल बनाने शुरू कर दें, लेकिन उस गरीब आवाम को कुछ ना मिले। तो ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तानी आवाम को हम किस तरह बेहतर मुआशी मामलात में ला के उनकी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। नसीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।